हेलो स्टूडेंट्स, एएस एंग्लो क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। और आज मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। इसमें क्या होता है कि स्टोरी है एक 37 इयर्स के बिजनेसमैन की, जो अपनी वाइफ मैरी के साथ एक ड्रीम देखते हैं जो 200 इयर्स एगो 200 साल पहले कैप्टन कुक, जेम्स कुक जो थे वो वर्ल्ड वॉयज पे गए थे। तो वो चाहते हैं कि वो इसी तरह वर्ल्ड वॉयज पे जाएं। तो वो अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड वॉयज पे जाते हैं और क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, किस तरह अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर का नाम, ये है देखिए गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट है, ये राइटर है। और यहाँ हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी में क्या है कि नैरेटर है उनकी वाइफ मैरी, उनके बेटे जोनाथन जो केवल 6 इयर्स के हैं, और उनकी बेटी सुजैन जो 7 इयर्स की है। ये वर्ल्ड वॉयज पे निकलते हैं। वो जो अपनी शिप लेकर जाते हैं उसका नाम वेव वॉकर रखते हैं। वेव माने होता है लहरें और वॉकर माने होता है चलने वाली, तो लहरों पर चलने वाली ये अपनी शिप का नाम रखते हैं वेव वॉकर। और वेव वॉकर की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, ये 23 मीटर 23 मीटर लॉन्ग थी, लंबी थी। और ये 30 टन लकड़ी से बनी हुई थी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपनी वेव वॉकर, अपनी शिप को बनाया था। और इस वर्ल्ड वॉयज को पे जाने के लिए उन्होंने 16 इयर्स अपने आप को ट्रेंड किया था, स्किल्ड किया था, ताकि वो समुद्री यात्रा कर पाए। अब जब वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ निकलते हैं तो सबसे पहले वो अफ्रीका वो निकलते हैं, तो अफ्रीका की तरफ जाते हैं। और 1,05,000 की जर्नी उनकी बड़ी अच्छे से, बहुत खुशी बहुत अच्छे से व्यतीत होती है। हवाएं तेज चलती हैं लेकिन वो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। और ये उनकी यात्रा जो है वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट होती है, तो कोई उनको दिक्कत नहीं आती। जैसे जैसे हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं और द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जब जाने लगते हैं, तो वो 2 क्रूमैन, देखिए 2 क्रूमैन लैरी विजन और हव सेगलर को अपने साथ लेते हैं, ताकि विषम परिस्थितियों में, यानी जब उनको ज़रूरत पड़े और विषम परिस्थितियाँ आए तो ये दोनों क्रूमैन उनकी हेल्प कर सकें, ये उनको अपने साथ लेते हैं। और इस तरह इनकी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। जैसे ही टुवर्ड्स ईस्ट वो जाते हैं, वैसे वैसे उनको हवाएं बहुत तेज़ मिलने लगती हैं और मौसम थोड़ा ख़राब होने लगता है। लेकिन ये कहते हैं कि हम उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और 25 दिसंबर, वो जुलाई 1976 में देखिए यात्रा शुरू करते हैं और 25 दिसंबर तक वो वहाँ पहुँचते हैं। जब तो 25 दिसंबर बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं, उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती, तब तक उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। इसके बाद जैसे जैसे टाइम इनका आगे बढ़ता है, कहते हैं न्यू ईयर बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन 2 जनवरी धीरे धीरे मौसम ख़राब हो रहा था। अब पहली बार जब परेशानी आती है वो आती है, देखिए क्रिसमस अच्छे से व्यतीत हो गया। 2 जनवरी को शक्तिशाली लहरें और हवाओं का सामना इनको करना पड़ता है। जब बहुत तेज़ तूफान आता है तो वो जो स्टॉर्म जिप होता है उसको वो ड्रॉप कर देते हैं, मतलब उसको नीचे गिरा देते हैं। और सभी लोग वाटरप्रूफ कपड़े और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। इसके बाद स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। शाम के टाइम क्या होता है, इवनिंग में 6 बजे के अराउंड उनको ऐसा लगता है जैसे कि काला बादल जो है वो छा गया है, बट ये काला बादल नहीं होता है, ये एक वेव होती है
जो बिल्कुल क्लाउड, एक विशाल बादल की तरह होती है, वो जोर से आकर और इनके शिप से टकराती है। और जब वो शिप से टकराती है तो शिप एकदम पलट जाता है और जो क्रू मैन है वो बाहर की तरफ, मतलब शिप से बाहर निकल जाते हैं। वो किसी तरह अपने आप को दोबारा केबिन में आने के लिए अपने आप को मैनेज करते हैं नरेटर, और वापस नाव में आते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी जो पसलियां हैं, उनकी लेफ़्ट रिब जो है वो टूट जाती है, मुंह उनका पूरा खून से भर जाता है और उनके दांत जो हैं वो टूट जाते हैं। वो अपनी वाइफ मैरी को कहते हैं हैंडल करने के लिए। किसे हैंडल करने के लिए? जो व्हील होता है, कंट्रोल व्हील होता है, उस शिप का जो व्हील है उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। तो जो मैरी है वो व्हील को संभालती है। और इस तरह जब वो लहर जब टकराती है तो डेक माने होता है जो शिप का फ्लोर होता है बच्चों, उसमें पूरे में पानी भर जाता है। अब वो पानी को निकालने का प्रयास करते हैं। लेरी जो उनके क्रू मैन उनके साथ है, हर सेगलर जो उनके साथ है, वो पानी निकालने का प्रयास करते हैं। वो अपने बच्चों को केबिन में जाके चेक करते हैं, उनको देखते हैं तो देखते हैं जो सुजैन है उसके सर पर चोट लगी है, उसके डीप कट आया है उसकी बाह में, और उसकी आइज़ जो है वो स्वेल्ट हो गई हैं। मगर जब वो सुजैन से पूछते हैं तो सुजैन कहती है कि आप चिंता मत करें, आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेटर थोड़ा हिम्मती बनते हैं और पानी वाले जो छेद हैं उनको बंद करना शुरू करते हैं। अधिकांश पानी तो अब किनारे की ओर बह गया होता, लेकिन जो चीज़ें डेक पे तैरने लगती हैं वो जाके हैंड पंप में फंस जाती हैं और उसको ब्लॉक कर देती हैं। इलेक्ट्रिक पंप जो होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर भाग्य से उनको एक इलेक्ट्रिक पंप मिलता है और उससे वो पानी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, उसको आउट पाइप से जोड़ते हैं और इस तरह रात भर पंपिंग और स्टीयरिंग करते हैं, तब थोड़ा बहुत पानी कंट्रोल में आता है। इसके बाद वो नरेटर कह रहे हैं कि 15 घंटे उस लहर से टकराने के बाद 15 घंटे तक हम जीवित रहते हैं और पानी के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वेव वॉकर जो उनकी वो है शिप है, उसकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है, थोड़ी सी क्या काफ़ी ख़राब हो जाती है स्थिति, क्योंकि वो जो लहर आके टकराती है तो उनको ये लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की स्थिति में अब नहीं है। तो क्या करते हैं वो सबसे नज़दीक का टापू जो 65 किलोमीटर दूर है वो एम्स्टर्म है। वो कहते हैं चलो हम एम्स्टर्म जाने का प्रयास करते हैं। और 4 और 5 जनवरी को क्या होता है, 36 आवर्स लगातार पानी बाहर पंप से करने के बाद कुछ राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब डेक पर पानी कुछ सेंटीमीटर ही बचा है। वो फिर से जो स्टॉर्म जिप है उसको फहराने का फैसला लेते हैं। अब उनको ये लगता है कि 5 जनवरी की सुबह तक मौसम जो ख़राब हुआ था वो फिर बदलना शुरू हो जाता है और वो कुछ राहत की सांस लेते हैं। इसी समय कहते हैं कि उनका बेटा जोनाथन जो है, जब वो अपने बच्चों से मिलते हैं तो जोनाथन को कंसोल करने की कोशिश करते हैं। उनका बेटा उनसे पूछता है, फादर आर वी गोइंग टू डाई? फिर खुद ही वो बच्चा उसका आंसर करता है और कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और उसकी ये बात सुनकर वो उनको बहुत दृढ़ता और उनको बहुत वो अपने आप को बहुत इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि बच्चा, इतना छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बात कह रहा है। और नरेटर जो है उनको ये लगता है कि अभी भी मौसम फिर ख़राब हो रहा है, तो लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो एंड है, उनका अंत समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। और वो अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। बच्चे उनको मॉरली बहुत सपोर्ट करते हैं, जो
उनकी बेटी सू होती है, सुजैन, वो उनको एक कार्टून, एक ग्रीटिंग कार्ड देती है जिसमें कार्टून में अपनी मदर और फादर का फ़ोटो बनाती है और वो ये कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता, मैं तो इन विचित्र प्राणियों को देखकर बहुत हंसी हूँ, क्या आपको भी इनको देखकर हंसी आती है? और इस प्रकार वो अपने फादर को मॉरली सपोर्ट करने की कोशिश करती है। फिर जो नरेटर है वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और डायरेक्शंस का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो लैरी जो क्रू मैन है उसको 185 डिग्री पर उसको टर्न करने का निर्देश देते हैं। उनको वो कहते हैं कि यदि हम भाग्यशाली रहे तो हम एम्स्टर्डम जो द्वीप है, जो आइलैंड है, उसको खोजने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए उनकी आँख लग जाती है और वो सो जाते हैं। और जब उनको उम्मीद थी कि वो 5 बजे तक एम्स्टर्डम पहुंच जाएंगे, जब उनके बच्चे उनके पास आते हैं तो अचानक उनका बेटा उनको हग करता है और उनको बोलता है कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट कैप्टन टू। वो कहते हैं कि मैं जो है समझ नहीं पाया हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को बचाने में नाकामयाब रहा। तो वो बताते हैं कि नहीं डैडी, हमने एम्स्टर्डम खोज लिया है और देखो हमारे सामने है। वो बहुत खुश होते हैं और जब वो एम्स्टर्डम की ज़मीन पर उतरते हैं तो वो कहते हैं बहुत टाइम बाद वो जब ज़मीन पर उतरते हैं तो वो बिल्कुल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। उन्हें याद आता है किस तरह से लैरी और हर्ब ने कोशिश की, मेहनत की है, किस तरह से मेरी वाइफ मैरी ने पूरे टाइम उस कंट्रोल व्हील को संभाला है, किस तरह मेरे 7 वर्षीय लड़की सुजैन ने अपनी इतनी चोट लगने के बाद भी, जिसका वो बताते हैं कि बाद में 6 ऑपरेशन, छोटे माइनर ऑपरेशंस कराने पड़े, वो उसने हिम्मत दी। और उनका बेटा जो इतना छोटा 6 इयर्स का है वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने ये सपोर्ट किया कि हम कभी भी हमें कुछ नहीं हो सकता और हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक जगह और साथ होते हैं। तो इस तरह से वो जो उस टापू पे 28 लोग, केवल 28 लोग होते हैं। वैसे तो इसको काला टापू कहते हैं, लेकिन नरेटर कहता है इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि ये संसार का सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत स्थान है। और वो 28 जो पीपल वहाँ पर थे वो उनको वेलकम करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और राइटर जो है वो मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली ने उसको कितना सपोर्ट किया। तो बच्चों, यदि हमारी फैमिली हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है, यदि वो हमें हेल्प करती है, तो किसी भी परेशानी से निकलने के लिए, किसी भी परेशानी से निपटने के लिए हमें कभी भी हारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी परेशानी से निपट सकते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी चैप्टर्स आने वाले मिलते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।